ओके, वी आर लाइव। जिंदाबाद साथी। और थोड़ा माफ कीजिए कि मेरा वीडियो ऐसा हो रहा है। मेरा ये वेब कैम जो है कंप्यूटर का, ये इसका थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो मेरी आंख थोड़ा दूसरी तरह जा रहे, और अब थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, मगर फिलहाल ऐसे ही चलाते हैं। तो मैं आज जो आर्थिक व्यवस्था है, कोविड का इम्पैक्ट, उस पर थोड़ा विचार अपनी रखूंगी। मगर उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये पैंडेमिक आने के पहले ही हमारी जो अर्थव्यवस्था था वो काफी बीमार थी, और ये भी कह सकते हैं कि संकट में थी। कि अर्थव्यवस्था जो हमारी देश की पहले से ही पिछले 3-4 साल से ही बहुत ही बुरी हालत में, बहुत नाजुक स्थिति में थी। इस कारण ये ही कि सरकारी नीतियों की वजह से ही ये इतनी धीमी हो चुकी थी। क्यों? सबसे पहले तो नोटबंदी, जो आप सबको मालूम है कि एकदम से हमारी पूरा जो इकोनॉमी उसका सत्यानाश कर दिया। और इनफॉर्मल वर्कर्स जिनके पास वो कोई लीगल वो नहीं है कि वो काम पे रहे वगैरह वगैरह, उनका सबसे ज्यादा। और जो छोटे उद्योग चलाते हैं, जो छोटे छोटे काम करते थे, उनका भी एकदम से बहुत बड़ा धक्का मिला। और उसके बाद तुरंत मैं कहूंगी कि पूरा जो है लोग उठ भी नहीं पाए थे उस बड़ा धक्का से। उसके 6-7 महीने बाद ही जीएसटी लगाया गया। जीएसटी एक और बड़ा धक्का था इनफॉर्मल सेक्टर पर, बहुत ही जबरदस्त एक धक्का था इनफॉर्मल सेक्टर पर। तो ये जो धक्का हुआ, इसको पहले तो मैंने कहा इनफॉर्मल जो छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे काम करने वाले हैं, उस पे सबसे ज्यादा धक्का हुआ। मगर उसके बाद बड़े उद्योगों पे भी असर होने लगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर पर भी असर होने लगा। आखिरकार ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी मंदा चलती आई, और ये मंदा जनवरी 2018 से शुरू हुआ जबरदस्त तरीके से, कि उनकी जो भुगतान हुआ कम होते गया, उनकी सेल्स कम होती गई, उनकी उत्पादन भी कम होते गई, और इन्वेस्टमेंट हमारे देश में, जिससे ही आगे की प्रगति होती है, इन्वेस्टमेंट बराबर कम होती गई। तो अभी हमें मालूम है कि ये जो जनवरी से मार्च की जो महीने हैं इस साल की, जहाँ पे पैंडेमिक का उतना असर हुआ ही नहीं था, लॉकडाउन वगैरह भी तो एकदम लास्ट वीक में हुआ था, उस महीने में, उन 3 महीनों में भी हमारी उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन बहुत कम हो गया था और नेगेटिव हो गई थी, और बाकी भी सारी चीजें नेगेटिव हो गई थी। तो हमारे देश में जो हमें कंजम्पशन बोलते हैं वो कम हो गया, रोजगार कम हो गया था। ये सब पैंडेमिक के पहले, मतलब कोविड कोरोना वायरस आने के पहले ही ये सब बहुत धीमी चल रही थी, याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो एकदम नाजुक थी पहले से ही। उसके बाद आया ये पैंडेमिक। अभी सरकार कहने की कोशिश कर रही है कि जो जो हुआ है सब पैंडेमिक की वजह से हुआ है, ये हमारी गलती नहीं है। क्या करें, दुनिया भर में ये हालत, और ये एक ऐसा ही चीज आया है कि किसी के हाथ नहीं, ये तो भगवान ने दिया है, किसी ने दिया है, ये हमारी कोई गलती नहीं। मगर ये बात गलत है, क्योंकि अभी जो अर्थव्यवस्था है, एक तो मैंने कहा कि पहले से ही बहुत बुरी हालत थी, मगर उसके बाद जो विशेष करके हमारी अर्थव्यवस्था एकदम से नाजुक तो नहीं, मैं कहूंगी कि बड़ा संकट में आ गया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है आर्थिक नीति सरकार की। आर्थिक भी नहीं, सारी जो नीतियां हैं सरकार की, यही बड़े कारण है हमारी फिलहाल की जो संकट है देश में। और ये मैं कहूंगी ये 10 चीजें हैं नीतियों के बारे में, सरकारी और केंद्रीय सरकार की नीति के बारे में। ये 10 चीजें हैं मैं जो अभी विवरण करूंगी, कि इन चीजों के लिए ही हमारी फिलहाल की जो संकट बहुत बड़ा है। सबसे पहले है कि ये जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी बोलते हैं, मतलब जो पैंडेमिक को कंट्रोल करने की, पैंडेमिक को कम करने की जो उन्होंने नीतियां अपनाई, वो एकदम गलत थे।
क्योंकि वो हमारे देश के लिए, हमारे देश की जो स्थिति है, हमारे देश की परिस्थितियां को समझ के नहीं किया है। बिल्कुल विदेश में जो कर रहे थे बस वही चलाया। सबसे पहले तो लॉकडाउन, ये वुहान में लॉकडाउन किया है, मगर वुहान में 90% लोगों के पास फॉर्मल नौकरी है, सरकारी या फॉर्मल नौकरियां हैं, जहां पे उनको सैलरी दी जाएगी। उनको ये बात नहीं है कि लॉकडाउन हो गया तो सारा उनका वेतन चला गया, उनके पास कोई रहा नहीं वेतन, ऐसा नहीं है उनके। हमारे देश में पूरा अलग है। हमारे देश में 95% लोगों के पास इनफॉर्मल जॉब है, मतलब कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप लोगों को सब तो मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब बंद हो गया तो इसका मतलब नौकरी बंद, इसका मतलब वेतन बंद, इसका मतलब कोई काम का दाम मिलने वाला नहीं है। जो खुद निकल के कुछ कमाते हैं उनका तो गया ही गया, मगर जो फैक्ट्री में काम करते थे, दुकानों में काम करते थे, ऑफिसों में काम करते थे, उनको भी पैसा देने की कोई वो नहीं था। प्रधानमंत्री ने बोल तो दिया कि पैसा दे दो उनको, मगर किसी ने दिया नहीं। बहुत लोग, कम लोगों ने दिया। 90% मजदूरों को वेतन नहीं मिला उन 3 महीनों में जो लॉकडाउन की नहीं। और साथ ही साथ बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये सोशल डिस्टेंसिंग एकदम गलत शब्द है। हमें बोलना चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, थोड़ा दूरी रखना, है ना। वो बोलते हैं कि दूरी रखो लोगों से, मास्क पहनो वगैरह, मगर दूरी रखो। अब दूरी रखने का मतलब क्या होता है? जब हमारे देश में 40% शहर के रहने वाले और कम से कम 25% गांव में रहने वाले बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं और बहुत क्राउडेड जगह में रहते हैं, जहां पे वो दूरी रखने की सवाल ही नहीं उठता। कैसे दूरी रखोगे? एक कमरे, छोटा सा कमरे में 5-6 जने रह रहे हो, दूरी का क्या, इसका मतलब भी क्या है दूरी की? और साथ में विशेष करके शहरों में या छोटे छोटे शहरों में और बड़े शहरों में भी सब जगह आबादी इतना ज्यादा है और एक कमरा में 5 जने, साथ ही साथ में एक और कमरा और 5-6 जने, कैसे तुम दूरी रखोगे? तो ये सोचा भी नहीं कि बोल दिया सबको कि दूरी रखो, और साथ ही साथ बोल दिया कि बार बार हाथ धो साबुन से, हर 15 मिनट बाद और वो भी 20 सेकंड से पानी में धोते जाओ। अब कहाँ है इतना पानी? पानी इनको मालूम नहीं है कि पानी लाने में लोग इतने परेशान हो जाते हैं, और लाने के लिए 2 घंटा 3 घंटा कभी कभी लग जाते हैं। महिलाएं, बच्चे यही तो लाते हैं पानी। और पानी रखोगे भी कहाँ अगर लाके करोगे? एक तो बहुत सारे पानी चाहिए, 1 बाल्टी 2 बाल्टी से तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा पानी लाना पड़ेगा, रखोगे भी कहाँ अपने घर में? ये सब सोचा भी नहीं, बोल दिया कि यस हो। मतलब मैंने तो सुना है काफी इंटरव्यू, जो हमारी बस्तियों में रहने वाले महिलाएं कह रहे थे, हंस रहे हैं कि हमें बोल रहे हैं कि पानी धो बार बार, हाथ पानी और साबुन से हाथ धो बार बार, मगर हमारे तो पूरा दिन के लिए 2 बाल्टी हैं और सब कुछ उसी में करना पड़ता है। वहां कैसे हम पानी लाए हाथ धोने के लिए? तो ये बिना सोचे, हमारी जो परिस्थितियां हैं हमारी आबादी की, ये सब न सोच के एक ऐसा ही लगा दिया स्ट्रैटेजी। ये नीति अब चलेगा भी नहीं ना, इसीलिए तो फायदा हुआ ही नहीं। दूसरी बात है कि जो नीति है वो बहुत सेंट्रलाइज हो गया। सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने अपने में सारे शक्ति, सारे ताकत अपने में लगा दी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया, जिसके जरिए सारे जो नीति है उसके अंडर पड़ जाते हैं। मतलब वो कुछ, केंद्र सरकार कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बदल सकता है, राज्य सरकारों को कुछ भी कह सकता है, और कोई कुछ कह नहीं सकता है क्योंकि ये डिजास्टर है। मगर इसका जरूरत क्या है? ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जरूरत यही है कि जब एक डिजास्टर कुछ आती है, एक बड़ा आपातकालीन स्थिति जब जब होती है, तो कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, कि अलग अलग राज्य में अलग अलग चीज होगा, ये तो फिर गलत होगा, फायदा नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन चाहिए, मगर केंद्र सरकार ने ये कोऑर्डिनेशन किया ही नहीं, तो सेंट्रलाइज कर दिया, सब ताकत अपने में ले ली, मगर कोऑर्डिनेट नहीं की। तो ये फिर फायदा क्या है ना? तो ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, एक राज्य सरकार कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, और कभी कोई इधर
लॉकडाउन लगा रहा है, कोई बॉर्डर बंद कर रहा है, दूसरा तरफ से बॉर्डर बंद नहीं हुआ। जब केंद्र सरकार खुद आखिरकार लास्ट में जब रेल लगाए तो कोई कह रहा कि हम आने नहीं देंगे, जब प्लेन लगाए तो कोई कह रहा कि नहीं हम तैयार नहीं है, प्लेन जाके वापस आया क्योंकि वो उसको लैंड करने नहीं दिया, या वापस वहां पे पहुंच के फिर लोगों को और भी क्वारंटीन करना पड़ा। ये सब कोऑर्डिनेशन एकदम नहीं थी। तो एक तरफ से सेंट्रलाइज कर दिया, और सेंट्रलाइज करने का मतलब क्यों, क्योंकि केंद्र सरकार ये मोदी सरकार बहुत सेंट्रलाइज टाइप का है, पसंद करता है पूरा ताकत शक्ति अपने में लाना। और सबसे बड़ी इसका जो असर है वो है पैसों पर। सारा पैसा अपने पे ले लिया, मगर राज्य सरकार को बोल दिया कि सब तुम संभालो, सारा काम संभालने का काम, वो स्वास्थ्य का काम और बाकी जो पूरा आर्थिक स्थिति संभालने का काम सब तुम्हारे ऊपर, मगर हम पैसा सारा अपने पे ले रहे हैं। वैसे ही पीएम केयर्स जो एक बहुत बहुत सारा पैसा आया है पीएम केयर्स पे, 10,000 करोड़ तो मिनिमम आया है, क्योंकि जबरदस्ती सबको, पूंजीपतियों को, असाधारण लोगों से, सब के पास से पैसा ले लिया और फिर नहीं देंगे राज्य सरकारों को। जो मजदूर, माइग्रेंट वर्कर जिसको बोलते हैं, जो मजदूर बेचारे एकदम असहाय होके वापस जा रहे थे, उनके ऊपर खर्च नहीं किया। जो खाद्य नहीं मिल रहा था उनके ऊपर खर्च नहीं किया। मतलब कोई कम्युनिटी किचन जो बोलते हैं, जो लोगों को कुछ खिला के दे, उसके लिए भी खर्च नहीं किया। ये सारा प्राइवेट लोगों ने किया, राज्य सरकार ने किया। तो ये पीएम केयर्स पैसा गया कहाँ, वो भी हम पूछ नहीं सकते, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि ये तो सरकारी नहीं है, ये तो प्राइम मिनिस्टर और उनके दोस्तों का है, उनके जो मंत्रियां हैं, उनके दोस्त हैं, उनका है। और हम पूछ ही नहीं सकते वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तीसरा है कि अच्छा, तो लॉकडाउन का मतलब है क्यों क्यों करते हैं लोग लॉकडाउन। ये बात नहीं है कि लॉकडाउन करो और ये बीमारी चली जाएगी। सबको मालूम था पहले से ही कि लॉकडाउन का मतलब बस कि थोड़ा सा समय खरीद लो, क्योंकि लॉकडाउन बस पीछे कर देता है। वो बीमारी तो आएगी, जैसे ही लॉकडाउन खोलोगे बीमारी वैसे भी फैलेगा। तो लॉकडाउन के टाइम में तो तैयार होना है कि हमें हॉस्पिटल बेड तैयार करनी है और डॉक्टर और नर्स मंगवानी है, लानी है पब्लिक में, सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग किट लानी है खरीद के और तैयार सबको देनी है, वेंटिलेटर लानी है। ये सारे जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो नर्सेज डॉक्टर्स को चाहिए वो सब लानी है। ये समय देता है, मगर ये पूरा समय लेके कुछ किया नहीं। पहले 1 महीने तो कुछ भी नहीं किया, पूरा 1 महीने गया। कुछ राज्य सरकार टेस्टिंग किट मंगवा रहे थे, उनको बोल दिया कि नहीं आप मत लाओ, हम लाएंगे, हम ही खरीदेंगे, या हम बोलेंगे क्या खरीद सकते हो, हम पैसा तो नहीं देंगे खरीदने के लिए, मगर हम बोलेंगे कि ये वाला खरीदो। तो उन्होंने खरीदवाया चीन से कुछ बहुत सारे टेस्टिंग किट, फिर देखी गई कि वो खराब थे, फिर उनको वापस देना पड़ा। 6 हफ्ते चले गए इसके पीछे, तो प्रिपरेशन तो कुछ किया ही नहीं। बाकी जो खर्च करना था, हेल्थ सिस्टम पे खर्च करना था, किया ही नहीं। बहुत कम पैसा दिया उसने, राज्य सरकारों को तो एकदम कम पैसा दिया और खुद भी खर्च नहीं किया। और एक बहुत बड़ी बात है, दुख की बात है कि एक मैं कहूंगी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम। सारे जो हेल्थ सिस्टम है ना, पूरा इतना राजनीतिक वो उसमें डाल दिया है। किसी राज्य सरकार कोई ऑपोजिशन पार्टी का हो तो उसको हम पैसा नहीं देंगे, उसका हम मानेंगे भी नहीं, उनसे हम सीखेंगे भी नहीं। केरल का जो राज्य सरकार है वो बहुत संभाल पाया, क्योंकि पहले से वो सतर्क थे और वो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटिंग, इन तीनों पे बहुत जबरदस्त जोर दिया। और इस पैंडेमिक को संभालने के लिए बस यही है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटिंग, यही करना है। मगर वो सब हम सीखेंगे भी नहीं, हम मानेंगे भी नहीं, क्योंकि वो अपोजिशन वाले हैं और ज्यादा पैसा हम देंगे हमारे जो बीजेपी वाले राज्यों में। ये सब उन्होंने बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल कर दिया। और अब देखा जा रहा है कि जो
ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसको भी एक पॉलिटिकल चीज बना दिया। अब इसको हम पॉलिटिकल बनाएंगे, अगर इसको हम विज्ञान और जो मेडिकल नॉलेज इसके आधार पर नहीं चलाएंगे, क्या होगा देश की। मगर ICMR का जो डायरेक्टर है, उन्होंने चिट्ठी दिया 3 दिन पहले बहुत सारे केंद्रीय अस्पताल और साइंटिफिक एजेंसी को कि हमें अपनी वैक्सीन निकालनी है 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक क्यों? क्योंकि फिर PM प्रधानमंत्री जाके रेड फोर्ट में बहुत जबरदस्त बोल सकता है कि हमारे देश में हमने एक वैक्सीन बना लिया। अच्छा, ये अजीब बात है, वैक्सीन 6 हफ्ते में बन ही नहीं सकता है। एक वैक्सीन का अगर भी लैब में कुछ तैयार हो, उसकी जो बाहर की जो टेस्टिंग है कम से कम 1 साल लगता है, ढंग से करना है तो, क्योंकि देखना है कि फायदा हुआ है कि नहीं। पहले जानवरों पे देखते हैं, फिर आदमियों पे देखते हैं, औरतों पे देखते हैं, मगर वो भी देख के फिर टाइम लगता है ना कि उससे और कोई असर तो नहीं हुआ, फायदा हुआ। और न करने से कितना फायदा होता है, करने से कितना फायदा होता है, करने से और कुछ तो नहीं होता है, और कोई बीमारी तो नहीं फैलता है, और कोई असर शरीर पे नहीं तो होता है। ये सब बहुत टाइम लगता है और ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य की बात है। और कुछ हो गया तो, ये वैक्सीन लेके अगर 2 हफ्ते बाद कोई मर गया तो ये सब बहुत सीरियस बातें हैं। ऐसे 2 दिन में 15 दिन में होता नहीं है। मगर ICMR का डायरेक्टर तक ऐसे चिट्ठी लिख दिया, क्यों? क्योंकि मोदी ने बोला होगा कि यार मुझे कुछ दे दो कि मैं रेड फोर्ट में जाके लाल किले में सुबह सुबह कुछ जबरदस्त एक स्पीच दे दूं कि ये हमने कर दिया है। तो ऐसे ही इनएडिक्वेट प्रिपरेशन मैं कहूंगी, ये जो इनएडिक्वेट प्रिपरेशन है, इसका एक बहुत बड़ा असर आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ से बहुत हमने इकोनॉमी को तो पूरा सुला दिया, खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था का तो संकट बहुत जबरदस्त है, मगर साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी संकट है। पैंडेमिक तो जबरदस्त फैल रहा है, पैंडेमिक पे कोई असर हुआ ही नहीं। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है वैसे ही केसेस बढ़ते जाते हैं, फिर उसको संभालने के लिए और कोई तरीका है नहीं, बस दोबारा लॉकडाउन करो। जैसे गुवाहाटी में लॉकडाउन फिर से कर दिया, और कहीं कहीं और फिर से लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि और कोई उपाय इनके पास है ही नहीं। जो करना चाहिए, जो कर सकते थे और अभी भी कर सकते हैं, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटिंग, वो तो करने को तैयार नहीं है और उसके लिए पैसा भी नहीं दे रहे। तो इसीलिए दोनों तरफ से ही हम संकट में। तो चौथी बात है कि बहुत देर से किया जो जो उन्होंने किया, देर से क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो जब बाहर से ये बीमारी आ रही थी, सबको मालूम है ये बीमारी तो चीन से आई, चीन से फिर इटली गया, और चीन से भी आया और इटली से भी आया हमारे देश में, और फिर बहुत सारे और जगह से आया। जनवरी से ही केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर है शैलजा, वो बोल रही थी कि ये जो जो बाहर से आ रहे हैं उनका टेस्ट करो, ताकि जिनके पास है कम से कम उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। और केरला में वो कर रहे थे, इसीलिए बहुत सबसे पहला केस जो पकड़ा गया देश में वो केरला में था। एक छात्र गया था वुहान में, उसका केस निकल आया पॉजिटिव। मगर बाकी केंद्र सरकार ने ना कोई एडवाइजरी किया, ना कोई कुछ किया, तो लाखों लोग आए चाइना से और कोरिया से, इटली से, फ्रांस से, बीमारी लेकर आया, मगर कुछ किया नहीं, टेस्ट नहीं किया। तो जब शुरू किया टेस्टिंग तब काफी देखा गया, मगर उसके बीच में बहुत सारे लोग आ गए थे। अभी चिल्ला रहे हैं कि ये तबलीगी जमात है ना, दिल्ली में उन्होंने एक बहुत बड़ा वो किया, वैसे बहुत सारे किए थे। तबलीगी जमात ने किया, हिंदुओं ने भी बहुत सारे सम्मेलन किए थे उस वक्त। हमारे योगी आदित्यनाथ उसी दिन बहुत बड़ा सम्मेलन किया था उत्तर प्रदेश में, वो सब हुआ था। मगर तबलीगी जमात में कुछ लोग आए थे मिडिल ईस्ट से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से वगैरह, और उनके पास ये बीमारी थी, तो ये फैल गया। तो ये गलती किसकी है? टेस्टिंग क्यों नहीं किया था जब वो आए थे? जब वो आए देश के अंदर, एयरपोर्ट में टेस्टिंग क्यों नहीं हुई?
और फिर तभी उसी वक्त अगर उनको आइसोलेट कर देते और ट्रेस करते थे कि किन लोगों से मिले थे, तो फिर ये फैलता ही नहीं। गलती तो उन्हीं का है, सरकारी नीति का ही है जो किया नहीं। और ये इनके साथ तो नहीं किया, बहुत सारे लोगों से नहीं किया, इसीलिए इतना ज्यादा फैल गया। अगर पहले से ही हम टेस्टिंग, आइसोलेटिंग, ट्रीटिंग ये सब करते, फिर होता नहीं। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटिंग करते तो होता नहीं। पांचवी है कि फिर रिलीफ मेजर्स। ये कोविड की वजह से रिलीफ तो कुछ कुछ किया है और बोला भी है ज्यादा, कहने से भी बोला है ज्यादा, मगर इतना कम किया है, इतनी कंजूसी से किया है कि उनका फायदा बहुत कम हुआ। तो कंजूसी कहाँ, जैसे कि देखो, इतना खाद्य का अभी संकट चल रहा है, लोग बिना खा के मर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि कितने कितने मजदूर कल खाना खरीदने तक पैसा उनके है नहीं। आज तो ये बात है, काफी दिन से ये है हालत है इनकी। और इसीलिए तो भूखे भूखे जा रहे थे पैदल अपने घरों, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर जा रहे थे। वो बेचारी 12 साल की लड़की 3 दिन बिना खाए चलते 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 आखिर घर के पास ही आके मर गई। एक कितने हमें कहानियां ऐसे हैं, कम से कम 800 लोग तो मरे हैं, जो जिनमें से आधा से ज्यादा भूख से मरे हैं इस लॉकडाउन की वजह से। मगर सरकार के पास, केंद्रीय सरकार के पास इतना खाद्य पड़ा है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास फिलहाल 100 मिलियन टन पड़ा है फूड स्टॉक। जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस टाइम 75 मिलियन टन पड़े थे, और जबकि चाहिए उनको मात्र 24 मिलियन टन पूरा बफर स्टॉक के लिए। तो उसी वक्त जब लॉकडाउन अनाउंस किया, उसी वक्त अगर उन्होंने कहा था होता कि हम 50 मिलियन टन, मतलब कि 5 करोड़ टन अभी हम भेजेंगे राज्य सरकारों को कि तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट करो, भूखे कि कोई भूखा नहीं रहेगा, हर इंसान को 10 किलोग्राम पर महीने मिल जाएगा। हर महीने कम से कम 6 महीने हम हर इंसान को 10 किलोग्राम फ्री दे देंगे। अगर ये करते उस वक्त, और ये था भी, ये पूरा सरप्लस था उनके पास, 50 मिलियन टन सरप्लस था। इसको करने के लिए खर्च होता मात्र 35 मिलियन टन, तो तब भी एक्स्ट्रा रह जाते। और राबी का हार्वेस्ट आया और भी तो फसल खरीदा उन्होंने, तो अभी 100 मिलियन टन बढ़ गया है उनका बफर स्टॉक, फिर भी ये नहीं दे रहे हैं। इतनी कंजूसी। और क्या कर रहे हैं, इसको लेकर बेच रहे हैं, बाजार पे ये बेच रहे हैं कि खरीदो और ये एनजीओ खरीद के ये तुम लोग दे दो, तब चैरिटी करो, इसको खरीद के चैरिटी करो। और बाकी कोई खरीदो तो जाके साबुन बनाओ, इसका सैनिटाइजर बनाओ। ऐसे ही कर रहे हैं ये जो फूड ग्रेड पड़े हैं उनके पास, इसको लेकर चावल, गेहूं वगैरह, जब लोग भूखे मर रहे हैं। और कंजूसी कर सकते थे कि सबको, देखो, उन्होंने, किसी ने तो बोला नहीं था कि हम नहीं निकलेंगे रास्ते पे। आपने, सरकार ने ही खुद बंद कर दिया उनका जीविका, आपने ही इनका जीविका खत्म कर दिया, तो आपका ही पड़ता है ना कि आप उनको कुछ दें। ये मैं वेलफेयर नहीं है, ये कॉम्पनसेशन है। आपने ही जब इनका जीविका बंद कर दिया, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ही, आपका दायित्व है कि आप उनको कुछ दें। हमने बोला था, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि कम से कम हर परिवार को 7,000 रुपए महीने पे 3 महीने तक दे दो। वो भी ज्यादा खर्च नहीं होता था, वो आराम से कर सकते हैं। 1.5% जीडीपी खर्च होता है उसके लिए। 3 महीने कम से कम सबको खाने पीने का तो हो जाता, बच्चे भूखे नहीं मरते, बच्चे को कम से कम दूध या कुछ मिल जाता। मगर वो किया नहीं। क्या कहा कि जनधन अकाउंट जिनके पास है उनको हम देंगे 500 रुपये। हंसने वाली बात है ना, 500 रुपये। और वो भी जनधन अकाउंट अब सुना जा रहा है कि 40% वहां से किसी ने पैसा उठाया नहीं, क्योंकि वो जाने में इतना मुसीबत है, ले पैसा लाने में मुसीबत है। और आधे जनधन अकाउंट के लोग जो हैं वो उतनी गरीब भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फॉल्स अकाउंट भी खोले गए थे उस वक्त। तो जो उन्होंने दिया
बोला था कि अच्छा 5 किलोग्राम फ्री में मिल जाएगा सबको, सबको मगर नहीं मिलता है जिनके पास राशन कार्ड है। और हमें मालूम है कि कम से कम 10 करोड़ लोग के पास राशन कार्ड नहीं है जिनके पास होनी चाहिए। तो इतने सारे लोग, 10-12 करोड़ लोग इसके बाहर है, उनको नहीं मिला। और जिनको मिलना था वो भी बस 5 किलो फ्री, और वो भी 3 महीने तक चलाए। बहुत चिल्लाने के बाद अभी नवंबर तक उसको बनाया है। मगर फिर भी ये इतना गेहूं, इतना चावल लेके क्या करोगे आप? ये संकट के लिए तो है, जरूरत के लिए तो है, अभी बांटो। अभी भी नहीं कर रहा है। और फिर बोलते हैं कि 20 लाख करोड़ का हम एक इतना बड़ा पैकेज कर रहे हैं। याद है मोदी जी ने बड़ा स्पीच देकर बोला कि 20 लाख करोड़। उस 20 लाख करोड़ का जब लोग छोटे छोटे असली में क्या देने वाले हैं खोल के देखा, 20 लाख नहीं, 2 लाख जबरदस्त, मैक्सिमम 2 लाख। और वो 2 लाख में से भी कुछ है जो पहले ही अपने बजट में था ही था, मतलब देना ही है। जैसे ये पीएम किसान, वो तो पहले से ही था, नया कुछ है ही नहीं। या मनरेगा, वो तो पहले से ही है, ये नया कुछ है नहीं। मनरेगा बढ़ेगा तो वो तो डिमांड ड्रिवन है, सरकार का वो पड़ता है कि जब मांग आएगी काम का तो सब देना ही होगा। तो इसमें कोई कुछ खास नया कुछ है नहीं। इसका एक एक असर बहुत जबरदस्त है। और ये छठी जो नीति है मैं बोलने जा रही हूँ कि ये जो फिलहाल की आर्थिक स्थिति है, इसमें एक डिमांड की अभाव है, मांग की अभाव, एग्रीगेट डिमांड। पूरा लोगों के पास खर्च करने का पैसा है नहीं, क्योंकि वो जाके काम नहीं कर पाए, तो पैसा है नहीं उनके पास। खर्च कैसे करेंगे? चाहते भी हैं तो खर्च कर कैसे करेंगे? और जिनके पास थोड़ा पैसा है वो डरे हुए हैं कि पता नहीं कितने दिन मेरा नौकरी रहेगा, मैं तो थोड़ा सा बाबा इसको बचा के रखता हूँ, क्योंकि अगला महीने नौकरी मिलेगा कि नहीं क्या पता। अभी तो मैं इसको, पैसा है भी मेरे पास तो मैं इसको बचा के रखूंगा। हाँ, तो आम जनता तो खर्च नहीं कर पाएगा। अब ये प्राइवेट जो पूंजीपतियां हैं, पूंजीपति वो भी खर्च नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी कोई खरीदने वाला है नहीं। फैक्ट्री में मैं अगर उत्पादन जो बनाया है उसको भी मैं अगर बेच नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कहाँ से और इन्वेस्ट करूंगा? क्यों इन्वेस्ट करूंगा दोबारा? तो पूंजीपति लोग भी खर्च नहीं करेंगे। तो फिर इस स्थिति में कौन खर्च कर सकता है? एकमात्र सरकार, और वो भी केंद्रीय सरकार। क्योंकि ये भी याद रखना है, बहुत जरूरी बात है कि राज्य सरकारों के पास पैसा है ही नहीं, एकदम पैसा नहीं है। और उनका जो बोलते हैं हार्ड बजट कंस्ट्रेंट, मतलब अगर जो पैसा है उससे ज्यादा खर्च कर लिया तो चेक बाउंस होने लगा। मतलब सचमुच चेक बाउंस कर देगा, वो किसी के को चेक देगा कि ये लो, जो जो चीजें दिए हैं उसके लिए पैसा, वो काम नहीं करेगा, बेकार है वो चेक। तो राज्य सरकारों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। एकमात्र केंद्र सरकार है जो आरबीआई से पैसा लेके खर्च कर सकता है। और वो हमारी नियमों में है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो पूरा नीति में है। हो सकता है, आराम से हो सकता है कि आरबीआई से पैसा लेके खर्च करो, क्योंकि ये आपातकाल है, ये क्राइसिस है, ये खुद ही कह रहे हो डिजास्टर है। तो ये कर ही सकते हो, किया नहीं। और ये न करने का मतलब क्या है कि जो इकोनॉमिक संकट है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी कम होते जा रहा है, या और भी घटेगा। एक तो घट रहा है कि साधारण लोग खर्च नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ से जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तीसरी तरफ से केंद्र सरकार खुद और राज्य सरकार कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं। एकमात्र जो खर्च कर सकता है केंद्र सरकार, वो भी अगर खर्च कम कर दे जो कर रहे हैं, तो फिर और भी तो सब कुछ घटेगा ना। और वही हो रहा है फिलहाल कि एक तरह से बोल रहे हैं कि ये देखो हम ये कुछ कुछ खर्च बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से और जगह खर्च कम कर रहे हैं। और जगह में जो साधारण बजट वाले जो खर्च थे वो कम कर रहे हैं। तो पूरा जो इम्पैक्ट है वो और भी पूरा अर्थव्यवस्था को
कम करने की और घटाने की और मंदी को और भी मंदी करने की एक असर है। सातवीं बात यह है कि तो फिर क्या उन्होंने जो 20 लाख करोड़ और बाकी इतने सारे मेजर्स बताए वो है क्या? वो दो चीजों पे है और दोनों गलत हैं। एक है कि उन्होंने जो बोलते हैं लिक्विडिटी, मतलब बैंकों को बोला कि चलो और भी थोड़ा सा लेंड करो। तो मतलब इसके लेंड करने का फायदा कहाँ है जब कोई लेने वाला नहीं है क्रेडिट? जब कोई अभी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, नया क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे बैंक? सारे जो इधर उधर पैसा दिया था उसको अपने बैलेंस शीट को संभाल लेगा, बस, और कुछ फायदा नहीं है। तो ये सारे जो लिक्विडिटी मेजर्स है वो बेकार की हैं, कुछ काम के नहीं है। और जो कर रहे हैं ये जो पैंडेमिक का एक्सक्यूज लेकर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन, एनवायरनमेंट का डीरेगुलेशन, पर्यावरण में सारे जो नियम हैं उनको पूरा आकाश पे फेंक दिया है, एकदम खत्म कर दिया है पर्यावरण के सारे जो रेगुलेशन थे। वर्कर्स रेगुलेशन जो बहुत सब कितने राज्य सरकार ने बोला है कि नहीं नहीं हमें तो अभी एफडीआई लानी है, जो चीन पे जा रहे थे वो सब हमारे पास आएगा, तो हम ये सारे लेबर रेगुलेशन को खत्म कर देंगे, लेबर लॉस को रखेंगे ही नहीं, सब हवा में फेंकेंगे, डालेंगे। यही तो हो रहा है ना, प्राइवेटाइजेशन, दोबारा से निजीकरण, जितने सारे जहां पे जो हो निजीकरण करो, बैंकों का भी निजीकरण करो, सारे जो नियम थे जमीन पर, पर्यावरण पर और मजदूरों पर, उनको भी उठाओ ताकि कोई पूंजी का कोई मतलब कॉन्स्टेंट ना रहे। और इससे सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, पूंजी आएगी। पूरा गलत है, इससे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पूरा इकोनॉमी जो है ना वो लेटी हुई है, वो गिरा हुआ है, वो अभी कोई डिमांड है नहीं। जिस इकोनॉमी में कोई डिमांड है नहीं वहां पे कोई इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। अभी चीन के साथ यूएस का इतना लड़ाई चल रहा है, तो काफी मल्टीनेशनल कंपनी और कहीं कहीं अपना सोच लिया है पिछले 2 साल से। हमारे देश में नहीं आया, ये इसलिए नहीं कि हमारे बहुत सारे रेगुलेशन है, वो गलत है। गया वियतनाम, गया थाईलैंड, गया फिलीपींस। क्यों? क्योंकि वहां पे इकोनॉमी थोड़ा सा हमसे ज्यादा बेहतर है, हा? और क्योंकि वहां पे हमसे भी ज्यादा उनका वेजेस तो बहुत ज्यादा ही है, वेज रेट उनकी ज्यादा ही है, लेबर लॉज उनके जबरदस्त है, हमसे काफी ज्यादा जबरदस्त है, और बाकी जो प्रोटेक्शन है वो भी जबरदस्त है हमसे। तो फिर वहां पे क्यों जा रहे हैं? हमें नहीं, हमारे इधर नहीं आकर? क्योंकि ये सब उनके लिए उतना जरूरी नहीं है। उनको चाहिए मुनाफा, मगर मुनाफा ऐसे वैसे नहीं मिलता है। जहां पे मार्केट ज्यादा बढ़ोती हो वहीं पे ही मुनाफा ज्यादा होती है। अच्छा, और 9वीं बात ये है कि ये जो सारे नीतियां हैं इसमें इतना जबरदस्त इनइक्वालिटी, इतना जबरदस्त बायस है कि मतलब पहले उतना उतना खोल के नहीं कोई दिखाता था, कोई सरकार उतना जबरदस्त खोल के नहीं दिखाता था। क्लास बायस, कास्ट बायस, जेंडर बायस, ये तीनों इतना ज्यादा है। हम तो देख ही पा रहे हैं, जैसे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं कितना बुरी तरह से उनको वो कर दिया गया। फिर भी जब बाहर से जो माइग्रेंट थे, जो बाहर से माइग्रेंट थे, उनके लिए पूरा फ्लाइट गया और शुरू के 2 महीने मुफ्त में आ गए। वो उनके लिए एयरप्लेन भेजा गया कि इटली से आ जाओ, फ्रांस से आ जाओ, जापान से आ जाओ। हाँ, जो हमारे देश के अंदर जो लोग अपने घर जा रहे थे, पहले तो उनको जाने ही नहीं दिया, बंद कर दिया सब कुछ, और वो भी बिना बताए 4 घंटे के अंदर सब कुछ करो। हाँ? और जब कोशिश किया पैदल जाने की तो पीटो इनको, मारो इनको, उनको जेल में डालो, उनके ऊपर केमिकल डालो, कुछ भी करो उन पर। कास्ट बायस ये जबरदस्त देखी गई, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो इस पैंडेमिक में ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं वो सैनिटेशन वर्कर्स हैं।
और सबको मालूम है कि वो सैनिटेशन वर्कर्स कुछ जातियों से आते हैं और उनको न पैसा ज्यादा मिला है, कुछ ज्यादा से ज्यादा उनका पैसा मिला ही नहीं है, तनख्वाह भी नहीं मिला इन समय, इस संकट के समय में। प्रोटेक्टिव गियर नहीं मिला है। प्रोटेक्टिव गियर पड़ते हैं आईएएस ऑफिसर को, हमारे नेताओं को, और फिर जो ऊंचे ऊंचे स्तर के डॉक्टर वगैरह होते हैं। बाकी नर्स या वार्ड बॉय या क्लीनर या सैनिटेशन वर्कर, उनको नहीं मिलता है प्रोटेक्टिव गियर। और महिला के ऊपर जो असर है लॉकडाउन के टाइम में, आप सबको तो मालूम है, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन काफी बढ़ गया है। कुछ कुछ बताए जाते हैं, कुछ कुछ बताए नहीं जाते हैं, क्योंकि वो तो बंदी है ना घर में, बताएगी भी कैसे और बताने से फायदा क्या होगा। बहुत। और इस वक्त मैंने जो बोला ही था कि बाकी बीमारियां, विशेष करके औरतें की बीमारियां, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी फिलहाल। और इसका मतलब ये है कि 40% जो चाइल्ड बर्थ हुई है वो अस्पताल में नहीं हुआ। इसका मतलब जो माँ या बच्चे का मरने का जो चांस है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है, और बीमारी होने का ज्यादा चांस हो जाती है। बहुत सारी तरह से ये काफी जेंडर बायस है ये। और आखिर आखिर में एक बहुत हमारे देश में ही ज्यादा है, मगर और देश में भी कुछ कुछ हुआ है, हमारे देश में सबसे ज्यादा हुआ है कि इस लॉकडाउन के दौरान सारे हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उन पे बहुत ही बड़ा धक्का। ये पैंडेमिक एक तरफ से उनके लिए, मैं सोचती हूँ उनके लिए एक प्रेजेंट है, एक गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले पूरा देश में एंटी सीएए प्रोटेस्ट, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन सब जगह लोग पढ़ रहे हैं, महिलाएं रास्ते पे हैं। अब खत्म, सब कुछ खत्म। क्यों? क्योंकि बीमारी, अपनी स्वास्थ्य के लिए बचने के लिए सब कुछ खाली करो। ये लॉकडाउन स्वास्थ्य के लिए नहीं था, ये लॉ एंड ऑर्डर का एक कर्फ्यू बनाया गया। और साथ ही साथ में जो लोग इस पहले वाले डिसेंट से जुड़े हुए थे, पूरा पीसफुल थे, पूरा शांतिपूर्वक सब कुछ कर रहे थे, उनको जेल में डाल रहे हैं। जो असल में जो दंगे कर रहे थे, सबको मालूम है, वीडियो है, सब एविडेंस है, जो जेएनयू में आके टीचर और स्टूडेंट को पीट रहे थे, ये सब खुलेआम घूम रहे हैं। और जो शांतिपूर्वक सब डिसेंट चला रहे थे और चुपचाप बैठे थे, उनको जेल में डाल रहे हैं। और ये जेलों का भी हालत पूछिए मत, कोविड से बहुत भरपूर, बहुत ज्यादा क्राउडेड, बहुत ज्यादा वो जबरदस्त बीमारी से फैले हुए हैं। मगर इस पैंडेमिक को एक तरफ से जो मैं कह रही हूँ कि एक अथॉरिटेरियन सरकार, एक फाशिस्ती सरकार के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होके आया है, कि वो आराम से सारे डेमोक्रेटिक डिसेंट को रोक सकते हैं। तो इन 10 कारणों से मुझे लगता है कि फिलहाल हमारे देश जो संकट में है, वो संकट बीमारी के लिए नहीं, वो संकट देश की नीति के वजह से है। तो इसीलिए हमें और भी चेतावनी सबको देनी होगी कि ये देश की नीतियों के खिलाफ ही हमें लड़ना है। अच्छा, मैं इधर खत्म करती हूँ, और प्रश्न हो तो हम प्रश्न के जवाब दे सकते हैं। अभी प्रश्न है कोई? अभी तो कोई नहीं है। हाँ भुवन, बताओ कुछ। हाँ, क्वेश्चन वहाँ पे आए नहीं है अपने, अच्छा। तो या तो धन्यवाद जयति जी, आपका जो विषय था बहुत ही अच्छा था, परिचय किया है आपने। और हरियाणा पार्टी की तरफ से आपको धन्यवाद आपके लेक्चर देने के लिए।
थैंक यू। थैंक यू।